लखनऊ के नवाब वाजिद अली, जिनको 1857 में अंग्रेजों ने उनके ही महल से खदेड़ा था, उनसे उनकी रियासत छीनी जाती है और उन्हें बंदी बनाया जाता है। यहाँ पर दोस्तों, जो लखनऊ के वाजिद अली नवाब होते हैं, कहते हैं कि उन्हें जब उनके महल से बंदी बनाया जाता है तो क्या कारण होता है कि उनके जूते पहनाने वाला नौकर वहां पर नहीं था, इसी वजह से वो वहां से भाग नहीं पाते हैं और अंग्रेज उन्हें बंदी बना लेते हैं। काफी हैरान करने वाली बात है, लेकिन मैं आपको आज वाजिद अली के बारे में क्यों बता रही हूँ। पता है आपको, वाजिद अली के जो वंशज होते हैं, जो लखनऊ की रियासत इनकी होती है, इसके वंशज करीबन 10 साल तक सरकार से केस लड़ते हैं और केस लड़ने के बाद जब ये अपनी रियासत पाते हैं तो सरकार इन्हें घने जंगल में एक महल देती है। उस महल में जो लखनऊ के वाजिद अली नवाब होते हैं, उनके जो वंशज हैं वो रहते हैं। और दोस्तों, इन वंशजों का बहुत ही बुरा अंत होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनका जो खजाना था वो खत्म हो जाता है। खजाना खत्म होने के साथ ये भुखमरी का शिकार होते हैं। इनके पास करीबन 13 कुत्ते होते हैं। यहाँ पर जो वंशज होते हैं, 13 कुत्ते और एक महारानी और महारानी के 2 बच्चे और इनके नौकर चाकर। धीरे धीरे घर की एक एक कीमती चीज बिच जाती है। बिचने के साथ फिर भी यहाँ पर इस परिवार का जो अंत होता है वो घबराने वाला होता है। यहाँ पर जो महारानी होती है, मैं आपको महारानी कहकर बुला रही हूँ, हालांकि वे अपने आप को बेगम विलायती महल कहा करती थी। इनकी जो कहानी है विलायती मैडम के बारे में, आज तक महारानी के बारे में ये नहीं पता कि उनकी मृत्यु कैसे हुई थी। इनकी जो बेटी होती है प्रिंसेस, उसके बारे में भी ये नहीं पता चलता कि वो कैसे जाती हैं। आखिरी जो वंशज बचता है, इनका जो बेटा होता है, उनकी जो मृत्यु होती है वो सबके सामने आती है। अब ये मुद्दा था कि ये लोग ऐसे कैसे भुखमरी का शिकार हो गए, जबकि ये एक शाही परिवार से आते थे, नवाब थे। नवाबों के तो कहते हैं कि नवाबों के तो शौक ही अलग थे। तो फिर इनके साथ ऐसा घटित क्यों हुआ? क्या हुआ उस महल में जो घने जंगल में, दिल्ली के घने जंगलों में रहता है, और उसकी जब मैं आपको जानकारी दूंगी तो आप काफी हैरान होने वाले हैं। और दोस्तों, शायद आप इस कहानी से अब तक मेरे अंदाजे बस दूर रहे होंगे। कहानी कहां से शुरू होती है सब कुछ आपको बताऊंगी, और कैसे एक नवाब के वंशज भूखे मर सकते हैं ये भी आपको बताऊंगी, जबकि सरकार उन्हें उनकी रियासत लौटा देती है। तो चलिए इस कहानी की तरफ आप लोगों का ध्यान खींचते हैं और आप लोगों को एक सच्चाई की कहानी से रूबरू कराते हैं। आपने मालचा महल के बारे में तो सुना होगा। मालचा महल को भूतिया महल भी कहा जाता है। कहते हैं कि यहाँ पर जो महारानी रहा करती थी, वो जब मर जाती हैं तो उसके बाद भी वो इसी में घूमती हैं। अब कौन महारानी इसमें रहती थी, उनका नाम भी बताएंगे। कहते हैं इनके 2 बच्चे आज भी उसमें बंदूक लेकर भटकते हैं। इस मालचा महल के बारे में ये सब कुछ कहा जाता है, जबकि इस मालचा महल को तुगलक शिकार के लिए बनवाते हैं। एक शिकारगार, मतलब यहाँ से वो शिकार करते हैं, जंगली जानवरों को देखते हैं। पुराने जमाने में ये इस तरह से बनाया जाता है। तो फिर ये एक ऐसे लोगों के पास कैसे पहुंच जाता है जो अपने आप को नवाब बताते हैं। तो चलिए, आपको मालचा महल के बारे में बताया, अब हम बताते हैं उस महिला के बारे में जो मालचा महल की महारानी बनती है, जो कि नवाबों की बेगम है। शुरू कहानी कहाँ से होती है? शुरू कहानी 1970 से होती है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन आकर रुकती है। उसमें से 13 कुत्तों के साथ बहुत सारे लोग एक सी ड्रेस में उतरते हैं। तभी एक महिला जमीन पर पैर रखने से पहले उसके लिए रेड कारपेट बिछा दिया जाता है। यहाँ पर वो महिला जब आसपास उसके नौकर खड़े हो जाते हैं, तब वो ट्रेन में से उतरती है। रेशम की साड़ी, साड़ी में छुपी हुई बंदूक और 2 उसके राजकुमार और राजकुमारी उसके साथ होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ये इस ट्रेन से उतरती है और यहाँ पर जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर गेस्ट हाउस होता है, उसमें जाकर ठहरती हैं। अपने आप को ये बेगम विलायती महल बताती हैं, यानी वाजिद अली की वंशज अपने आप को यहाँ पर बताती हैं। जब ये वाजिद अली की वंशज बनती हैं तो वहां पर चांदी के बर्तनों में इनके लिए खाना होता है। इनके जो नौकर होते हैं वो घुटनों पर चलते हैं। इनके जो बच्चे होते हैं वो किसी आम इंसान से नहीं मिलते हैं। जो रानी बेगम विलायती महल होती हैं वो भी किसी से
डायरेक्ट फेस टू फेस बात नहीं करती हैं। पहले आपको एक खत लिखना होगा, नौकर उस खत को ले जाकर रानी यानी बेगम के पास ले जाएगा, बेगम तब आपको उसका जवाब देंगी। यानी ये एक बहुत बड़े रुतबे के साथ दिल्ली में इन्होंने दस्तक दी थी। 1970 की बात होती है। अब वहां पर जो स्टेशन मास्टर होता है उसे लगता है कि यहाँ पर कौन है, तो वो सीधा भगा जाता है, क्योंकि वो इस चीज में दखल देना चाहता है कि उनकी नौकरी की बात होती है। नौकर स्टेशन मास्टर को रोकते हैं, कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता अंदर कौन है? वाजिद अली के वंशज, वाजिद अली के वंशज की बेगम विलायती महल अंदर हैं और उनके 2 बच्चे, जिनमें से एक का नाम प्रिंस साइरस है और दूसरी का नाम, मतलब बेटी का नाम है प्रिंसेस सकीना। आप इनसे डायरेक्ट ऐसे नहीं मिल सकते। जब स्टेशन मास्टर को ये बात पता चलती है तो बेचारा अपनी नौकरी के कारण वापस उल्टे पैर लौट जाता है। धीरे धीरे दोस्तों ये खबर बहुत जोर से चर्चित होती है कि यहाँ पर जो नवाब थे उनके वंशज आए हुए हैं और अब यहाँ पर ये इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो जाती हैं, जो कि बेगम विलायती महल होती हैं। अब इनकी एक और खासियत आपको बताऊं, चांदी के बर्तनों में खाना था। खासियत क्या थी इनकी कि ये भारत के पत्रकारों को अपना इंटरव्यू नहीं देती है, यानी विदेशी पत्रकारों को अपना इंटरव्यू देती है और विदेशी पत्रकार अपनी खबर में मनमर्जी खबर छापा करते कि भारत की जो सरकार है, नवाब हैं, नवाबों के वंशजों के साथ बहुत ही ज्यादा गलत कर रही है। जब एक खबर भारत में आग की तरह फैलती है तो ये भारत के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री जो भी थे सभी के पास पहुंचती है। दोस्तों विदेशी पत्रकार जब इनसे कहा करते कि हम आपकी फोटो क्या अखबार में छाप सकते हैं, तो यहाँ पर बेगम विलायती कहा करती थी, बेगम विलायती महल की नहीं, मेरी जो तस्वीर ली जाएगी वो चांद की चांदनी में ली जाएगी। अब ये कैसी शर्त थी? ये कभी किसी से फेस टू फेस बात नहीं किया करती थी। इनका रुतबा इतना था कि इनके नौकर घुटनों पर चला करते थे और ये एक ऐसे खानदान थी। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जब ये अखबारों में खबर आती है तो यहाँ पर जो सिया मुसलमान है उनकी तरफ ये खबर जाती है। सिया मुसलमान जो अवध की रानी के बारे में जब जानते हैं तो सिया मुसलमानों के लिए अवध की रानी बहुत महत्व रखती है। अवध की रानी यानी लखनऊ के नवाबों का खानदान। सिया मुसलमान इन्हें बहुत मानते हैं। अब जो नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन था वो भीड़ का कारण बनने लगता है, क्योंकि इस रानी से बहुत लोग मिलने के लिए आए करते और इनके पैरों को चूमा करते और यहाँ पर जब इनसे मिलते या इनका एक दीदार किया करते तो पीठ फेर कर भी इनसे नहीं जाते हैं। जो सिया मुसलमान होते हैं वो सीधा पीछे की तरफ चलते हैं। दोस्तों खबर लखनऊ तक भी पहुंचती है। लखनऊ से कुछ लोग आते हैं जो नवाबी खानदान से ताल्लुकात रखते हैं या उनके बीते हुए कल की जानकारी उनके पास होती है। जब वो नवाबी खानदान के जो इतिहासकार हैं वो वहां से आते हैं तो यहाँ पर वो बेगम विलायती से सबूत मांगते हैं। तो बेगम विलायती कुछ पुराने बर्तन, चांदी के बर्तन, कुछ सिक्के इन्हें दिखाती है। तो वो कहते हैं कि हमें कोई कागज ऐसा दिखाइए कि हम आपको माने कि आप वाजिद अली, नवाब वाजिद अली के वंशज हैं। तो यहाँ पर बेगम विलायती ये कुछ नहीं दिखा पाती हैं। बेगम विलायती के जो साइरस और प्रिंसेस सकीना होती है इन्हें किसी से मिलने की भी इजाजत नहीं होती है। दोस्तों अब यहाँ पर ये इसी रेलवे स्टेशन पर अपने घर जैसा माहौल बना लेती है। इनके जब हम उस गेस्ट हाउस में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं तो एक महल जैसी फीलिंग आती है। चांदी के बर्तन सोचिए आप, एक महारानी और रेशम की साड़ी और बंदूक अपने साथ में और कई पुराने हथियार, कई जेवरात, बहुत कुछ था इसके पास। अब इससे आगे क्या होता है कि धीरे धीरे वक्त निकलता है और इन्होंने अपना वहां पर डेरा जमा लिया था। सब कुछ ऐसे ही चलता है, ये मीडिया में छाई रहती हैं। उधर जब ये कहानी या ये घटना इंदिरा गांधी के कानों में पड़ती है, दोस्तों यहाँ पर कहा जाता है कि दिल्ली के जो उस वक्त के मुख्यमंत्री होते हैं तो वो इनके पास एक ऑफर भी भेजते हैं 10,000 रुपयों के साथ कि भाई तुम 10,000 रुपए लो और यहाँ से इस रेलवे स्टेशन को खाली करो। तो यहाँ पर जो बेगम विलायती होती हैं उन 10,000 रुपए की गड्डी को फाड़ कर फेंक देती है और कहती हैं क्या बेगम बिकने वाली है? मुझे अपने वंशजों की या मुझे अपने पुरखों की जो मेरी रियासत है वो मुझे चाहिए, मुझे इन पैसों से कोई मतलब नहीं है। दोबारा दिल्ली के जो वो होते हैं मुख्यमंत्री दोबारा इनके पास एक ऑफर भेजते हैं कि आप
4 कमरों का एक घर ले लीजिए, लेकिन आप इस स्टेशन को खाली कर दीजिए। इससे भी ये जो बेगम होती है ये मना कर देती है। इसकी जिंदगी का एक सच में जब आप लोगों के सामने रखूंगी तो आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। अब इसके बाद क्या होता है, जब ये सब चीजें सही नहीं होती हैं, धीरे धीरे वक्त निकल जाता है, 1970 से 1980 आ जाता है। ये कहानी इंदिरा गांधी के कानों में पड़ती है। दोस्तों, इंदिरा गांधी के कानों में जब एक कहानी पड़ती है तो वो भी हैरान होती हैं और वो खुद इनसे मिलने के लिए आती हैं। जब खुद मिलने के लिए आती हैं तो यहाँ पर बेगम विलायती इंदिरा गांधी को भी यही सब कुछ बताती हैं कि भाई मुझे मेरी रियासत चाहिए। यानी कि 1980 से भी पहले इनसे इंदिरा गांधी मिलने के लिए आती हैं। इसके बाद जब ये रियासत के बारे में बात करती हैं तो वही सारी चीजें अब इंदिरा गांधी जी को दिखाती हैं। तो इसके तौर पर इंदिरा गांधी जी इन्हें आश्वासन देती हैं कि जरूर हम कुछ ना कुछ इस चीज पर करेंगे। 3 साल बाद इंदिरा गांधी इनकी सुध लेती हैं। इनको यहाँ पर दिल्ली के पास जो घना जंगल है, जिसमें एक मालचा, पहले तो वो एक बिल्डिंग थी या उसको एक किला नुमा समझ लीजिए आप, एक बहुत बड़ी इमारत होती है जिसकी मोटी मोटी दीवार चूने की, और वहां वो घने जंगल में होती है जहां पर जंगली जानवरों का भी डर रहता है। वहां पर इंदिरा गांधी इनको रियासत देती है, जो अपने पुरखों की रियासत की मांग रही होती है। अब यहाँ पर इंदिरा गांधी मालचा, जो कि एक शिकार गाह था तुगलकों का, अब उसे इनके नाम कर देते हैं, जो ये बेगम विलायती महल होती है। बेगम विलायती महल इस बात को स्वीकार करती है। स्वीकार करने के बाद बेगम विलायती महल अपने 2 बच्चों और नौकरों के साथ इस महल में प्रवेश करती है। इसकी थोड़ी सी हालत सुधरवाई जाती है, आसपास तारकसी की जाती है सरकार की ही तरफ से, और वहां पर बेगम रहने लगती है। बेगम जब वहां पर रहने लगती है, दोस्तों तुगलकों ने इनका 14वीं शताब्दी में मालचा जो महल है इसका निर्माण कराया था। अब वहां पर बेगम अपने पुरखों की रियासत मानते हुए उसमें कारपेट बिछवाती है, कई तस्वीरें लगवाती है। पुरानी जो तलवारें थीं जिन्हें ये अपने पुरखों की बताया करती, उन्हें एक कोने में सजाया जाता है। दीवारों पर बंदूकों को सजाया जाता है। कुत्तों को इस महल में जगह जगह पर रखा जाता है। इसके बाद ये कहती हैं कि इस महल पर बोर्ड लगाए जाते हैं। किसी बोर्ड पर लिखा था कि कुत्तों से सावधान रहें, अगर बिना इजाजत के महल में आए तो गोली से शूट कर दिए जाओगे। कई सारे ऐसे बोर्ड बनाए जाते हैं तो लोग इनसे दूरी बना लेते हैं कि भाई वहां पर इतने सख्त हिदायत दी जा रही है, तो रिक्शा वाले भी लोगों को डराते हैं, कहते हैं कि वो एक भूतिया जगह है। अब ये अपने 2 बच्चों के साथ इस महल में रहने लगती है। अब दोस्तों, इनकी जिंदगी पर जो मैं रोशनी डालूंगी ना, आपकी रूह कांप जाएगी। बेगम अपने प्रिंस और प्रिंसेस के साथ रहती है। धीरे धीरे वक्त निकलता है, कमाना धमाना था नहीं, रियासत तो सरकार की तरफ से मिल चुकी, लेकिन उस समय जो ऐसे अपने आप को साबित कर दिया करते थे कि हम किसी राजघराने से हैं, तो वहां पर उनके लिए एक तनख्वाह का इंतजाम किया करते थे। पेंसिल जिसे बोला करते हैं, मुगलों के वंशज भी आज भी वो 2,500 से 3,000 पेंसिल ले रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पर जो रानी होती हैं, ये बेगम विलायती महल, इनको भी तनख्वाह दी जाती है, लेकिन जिसके शौक नवाबी हैं उस तनख्वाह से उसका क्या गुजारा हो सकता है। दोस्तों, घने जंगल में आबादी से बहुत दूर ये महल पड़ता है। यहाँ पर ये अपने 3 बच्चों के साथ रहती है। धीरे धीरे वक्त निकलता है, इसके जो नौकर थे छोड़कर जाने लगते हैं, फ्री में कोई किसी के लिए काम नहीं करता है। यहाँ पर जो विलायती महल होती हैं, बेगम विलायती महल, दरअसल वो अब इस दुनिया से जा चुकी थी। उनकी मृत्यु 1993 में हो जाती है। अब उनके बच्चे अकेले रह जाते हैं, और जब वो 1993 में इस दुनिया से जाती है तो इनके बच्चे दोनों ही अकेले रह जाते हैं, एक बेटी और बेटा। नौकर इस घर को छोड़कर, इस महल को छोड़कर जा चुके थे। बेटी और बेटा किसी को बिना बुलाए, क्योंकि उनका यहाँ पर कोई भी नहीं होता है, और वो खुद अपनी माँ की कब्र को तैयार करते हैं और उस महल के पास में ही अपनी माँ की एक कब्र बनाते हैं। दोनों बहन भाई यहाँ पर 13 कुत्तों के साथ अकेले रहते हैं। अब की हालांकि वो विदेशी कुत्ते 13 नहीं रहे थे, उनकी संख्या घटकर कम हो चुकी थी, क्योंकि उनमें से कुछ कुत्ते मर चुके थे। दोस्तों, यहाँ पर कुत्ते भूखे मरने लगते हैं। बेटी और बेटा, जो बेगम ने अपने बच्चों को कमाना नहीं सिखाया था, वो भी भूखमरी का शिकार होने लगते हैं।
अब क्या होता है, धीरे धीरे यहाँ पर जो बेगम की बेटी होती है राजकुमारी, वो भूखी मरने लगती है। भाई एक एक बर्तन को बेचता है, जो खानदानी बर्तन यहाँ पर विलायती मैडम बताया करती थी, यानी बेगम विलायती जिन बर्तनों को अपने खानदानी बर्तन बताया करती थी, वो बेचने लगे थे। उस घर से सब कुछ खत्म होने लगा था। बहन भाई एक मानसिक रोग से गुजर रहे थे। वो आबादी से दूर रहकर और उस महल की छत पर जाकर पूरे तो जो दिल्ली की आबादी थी, जो धूल भरा शहर उसे कहा करते थे, वो दोनों बहन भाई उसे देखते हैं और रोते हैं, क्योंकि वो एक बाहरी दुनिया से अब बिल्कुल अकेले हो चुके थे। कभी कभी लोग बताते हैं कि वो रात के वक्त मसाल लेकर उस महल से बाहर निकला करते थे। ये सारी जानकारी कैसे मिलती है, क्योंकि बार बार उनके पास पत्रकार जाया करते। और दोस्तों अब इनकी कहानी सभी लोगों को फीकी लगने लगती है, लोग इन पर ध्यान नहीं देते हैं। इसके बाद यहाँ पर 2016 में मैं आपको बताऊं, एलन बेरी जो कि अमेरिका की एक बहुत बड़ी पत्रकारिता यानी एक बहुत बड़े अखबार में काम करती हैं, वो इस बेगम विलायती महल के बेटे का इंटरव्यू लेना चाहती हैं। दरअसल उसे नहीं पता था कि उसकी माँ भी इस दुनिया से जा चुकी है और उसकी बहन भी भूखमरी के कारण इस दुनिया से जाती है। जब 2016 में एलन आती है तो दोस्तों यहाँ पर भारी रिक्वेस्ट के साथ ये जो प्रिंस साइरस होता है, ये अपना इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो जाता है। ये अपना इंटरव्यू देने के लिए एक सख्त हिदायत देता है। यहाँ पर इस एलन बेरी को कहता है कि आपको मेरा इंटरव्यू लेना है तो आपको मेरे पास अकेला आना होगा। तो बेरी इसके कहे अनुसार इसके पास अकेले जाती है, अपनी गाड़ी को दूर छोड़ती है। और दोस्तों जैसे ही वो उस महल की तरफ बढ़ रही थी, उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है, क्योंकि उस महल की हालत अब इतनी खंडर हो चुकी थी 2016 में कि बेरी ने ऐसा सोचा नहीं था। इसके बाद वो जाती है तो एक झाड़ियों से आवाज आती है। आवाज आने के साथ यहाँ पर एक ऊंची सी जींस में और मैले से कपड़ों में, जिसके सब गोरे सुनहरे बाल होते हैं, और एक व्यक्ति बहुत कमजोर दुबला पतला दिखने वाला इसके सामने खड़ा था, जो एलन बेरी होती है। बेरी उसे देखकर डर जाती है और कहती है कि तुम कौन हो? तो वो कहता है कि जिसका तुम इंटरव्यू लेने के लिए आई हो, मैं प्रिंस साइरस हूँ। बेरी डर के कारण कहती है कि हाँ ठीक है चलो। तो यहाँ पर प्रिंस जो साइरस होता है, एलन बेरी को अपने उस राजमहल में ले जाता है। दोस्तों वहां पर जब एलन बेरी देखती है तो उस घर की हालत बहुत खराब थी। कुत्ते सभी जा चुके थे, भूख के कारण कुत्ते मर चुके थे। वो देखती है कि दीवार पर एक शाही तस्वीर लगी हुई है, यहाँ पर नवाबों की, रियासत की। और उसके बाद वो देखती है कि जो कारपेट बिछी हुई थी वो धूल से मैली हो चुकी थी और उस महल की हालत बहुत बेकार लग रही थी। यहाँ पर वो अपना इंटरव्यू देता है, कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है। एलन बेरी को ये बातें समझ नहीं आ रही थी। उसके बाद वो एलन बेरी को छत पर ले जाता है और वो रोने लगता है और कहता है कि क्या तुम्हें ये शहर दिख रहा है जिससे हम बहुत दूर हैं? दोस्तों यहाँ पर बेगम विलायती ने अपने बच्चों के कानों में भरा था कि हमें कानून ने वो चीजें नहीं दी जिसके हम हकदार थे। भारत का कानून बहुत बेकार है, भारत का कानून ये है। बहुत आरोप इसने लगाए थे और इन सभी बातों को प्रिंस साइरस कह रहा था इस पत्रकारिता से। अब यहाँ पर ये पूरी जिंदगी के बारे में जानती है। जो माँ ने सभी के सामने रखा था वही बेटे ने रखा था, लेकिन एलन बेरी को ये बातें सच नहीं लग रही थी। उसके बाद एलन बेरी कहती है कि क्या मैं आपका ये इंटरव्यू अखबार में छाप सकती हूँ? तो यहाँ पर प्रिंस साइरस ने कहा कि नहीं, मैं अपनी प्रिंसेस सकीना बहन के बिना ये नहीं छपने दूंगा, मेरी बहन फिलहाल दिल्ली में नहीं है। दोस्तों इन बातों के करने के बाद एलन बेरी अब इंतजार में रहती है प्रिंसेस सकीना के में। लेकिन प्रिंसेस सकीना कई महीनों तक जब नहीं आती है तो एलन बेरी कहती है ये बात क्या है। दोस्तों 2016 से 2017 आ जाता है। एलन बेरी 1 साल तक इस कहानी का इंतजार करती है। अब यहाँ पर एक दिन प्रिंस साइरस का एलन बेरी को कॉल आता है और वो कहता है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। एलन बेरी तुरंत उसके बुलाने पर जाती है, क्योंकि अब इन दोनों में एक दोस्ती सी बन चुकी थी। जब ये दोनों आमने सामने टेबल पर बैठते हैं और इनका इंटरव्यू होता है तो वो माहौल कुछ ऐसा होता है। यहाँ पर जो प्रिंस साइरस होता है वो एलन बेरी से कहता है कि क्या मैं आपके गाल पर एक किस कर सकता हूँ? इसके बाद एलन बेरी थोड़ी सी परेशान होती है, झिझकती है और उसके बाद ये कहता है और रोने लगता है
ये एलन बेरी के हाथ पकड़ता है और फूट फूट कर रोने लगता है, कहता है कि मेरी बहन इस दुनिया में नहीं रही है, मेरी बहन जमीन में दफन है, भूखमरी के कारण मेरी बहन इस दुनिया से जा चुकी है। कानून ने हमारे साथ सही नहीं किया, जो हमें ये खंडर पड़ा हुआ महल दिया है जो बीच जंगल में है, और हमारे साथ ऐसा हुआ है। अब मैं ही बचा हूं और शायद मैं भी ज्यादा दिन जीवित नहीं रहूंगा, क्योंकि वो बहुत कमजोर और दुबला पतला हो रहा था। हालांकि इनके लिए एक गार्ड वहां पर रहता है। दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर एलन बेरी को ये जो प्रिंस साइरस होता है अपनी बहन की डायरी देता है, और उस डायरी में कुछ खास कहानी थी। एलन बेरी के पास कहानी छापने को लिए तो थी, लेकिन वो एक लड़की की मर्यादा को समझते हुए उस लड़की की कहानी को, जो प्रिंसेस सकीना होती है, नहीं छापती है, क्योंकि उसमें बहुत भावुक भरे पल और बहुत कुछ चीजें थी जो एक रूह कपा देने वाली थी। उस डायरी के बारे में आज तक किसी को कुछ भी नहीं पता चलता है। और दोस्तों, इसके बाद जो अमेरिका की पत्रकार होती हैं वो एलन बेरी का इंटरव्यू लेती हैं और उन्हें छोड़कर वो लंदन चली जाती हैं। 2019 में एलन बेरी को पता चलता है कि जो प्रिंस साइरस होता है वो अपने फर्श पर मृत पाया गया है अपने उसी महल में। यहाँ पर तीनों जनों की कब्र बन चुकी थी। इसके बाद इससे पहले बताया जाता है कि प्रिंस साइरस और उसकी प्रिंसेस सकीना बहन ने अपनी माँ की डेड बॉडी को जमीन से उखाड़कर जला भी दिया था, क्योंकि उन्हें डर था कि हमारी माँ की डेड बॉडी को कोई उखाड़ न ले। उनकी माँ की अंतिम इच्छा थी। दोस्तों, अपनी माँ के मरने के बाद भी वो अपनी माँ के फोटो से बात करते हैं, अपनी माँ के बिस्तर को लगाते हैं। इतना दर्दनाक उनका भयावह चित्र था, आप अपने आप को वहां पर रखकर देखिए। और वो बताते हैं, कई पत्रकारों के जरिए पता चलता है कि यहाँ पर जो प्रिंस साइरस था वो अपनी माँ के आदेश के बिना पानी भी नहीं पी सकता था। जब उसकी माँ इस दुनिया से जाती है तो जो माँ का बिस्तर रहता है उसके पास जाकर कहता है कि क्या माँ, मैं पानी पी सकता हूँ? इसी तरह से वो राजकुमारी कहती है। उनकी मौत कितनी दर्दनाक रही होगी, सोचकर रूह कांपती है। इसके बाद बताते हैं कि जो प्रिंस साइरस होता है, जब एलन बेरी इनके बारे में जानकारी निकालती है तो इनको डेंगू हुआ था, क्योंकि घने जंगल में ना ही तो महल में बिजली थी और ना ही महल में पानी की व्यवस्था थी। घने जंगल में जब ये रहता है तो उसको डेंगू रहता है और 9 दिन तक ये अपने बिस्तर पर तड़पता है। एक व्यक्ति गार्ड इनकी मदद भी करना चाहता है साइरस की, लेकिन साइरस अपनी मदद नहीं करवाता है। क्यों नहीं करवाता है? क्योंकि वो नहीं चाहता कि एक राजकुमार सभी के सामने आए। राजकुमार ऐसे हॉस्पिटल नहीं जाते हैं। दोस्तों, मानसिक हालत बिल्कुल उजड़ी हुई थी, बिखरी हुई थी। इसके बाद इस कहानी का अंत हो जाता है और जो मालचा महल है वो हमेशा के लिए एक भूतिया महल घोषित हो जाता है, जो कभी शिकारगार रहा करता था। अब यहाँ पर प्रिंस साइरस की मृत्यु के बाद एलन बेरी को बहुत दुख होता है। वो लंदन से आती हैं 2019 में। इसके बाद अब इस परिवार की वो पूरी जानकारी और तहकीकात करना चाहती हैं कि एक शाही परिवार का इतना बुरा अंत क्यों, एक शाही परिवार के साथ ऐसा क्यों। वो इस क्यों के जवाब ढूंढने के लिए अब इधर उधर भागती है। पहले वो मालचा महल आती है, वहां से वो कुछ पुराने खत निकालती है जो रखे हुए थे, और उन खतों में ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई थी। एक व्यक्ति खत में कह रहा था कि तुम्हें कमाना होगा, मैं तुम्हारा पेट कहाँ तक भरूंगा, तुम इस दुनिया से भुखमरी के कारण मर जाओगे, अब मैं तुम्हारा खर्च नहीं उठा सकता। ये खत कहाँ से आ रहे थे, ये सब कुछ जानकारी निकालती है एलन बेरी। दरअसल ये खत आते हैं दोस्तों इंग्लैंड के ब्रेकपोर्ट शहर से, जहां पर इन खत को लिखने वाला एक शाहिद बट था। शाहिद बट इन खतों को लिख रहा था और इन लोगों के लिए कुछ जरूरी पैसे पहुंचा रहा था, जो पैसे अब बंद हो चुके थे, और उन पैसों के बंद होने के कारण ये परिवार इस कगार पर आ जाता है। अब आपको इसकी कहानी बताते हैं। कहानी दूसरी भी खुलती है और दूसरे राज भी खुलते हैं कि एक राजशाही महिला कैसे बनती है और कैसे वो महारानी बनती है। दोस्तों, एलन बेरी जो कि अमेरिका की पत्रकार होती हैं, वो इन सब चीजों की छानबीन करती हैं। अब यहाँ पर वो इस परिवार का सच निकालना चाहती थी। सच निकालने के लिए पहले वो लखनऊ जाती हैं। लखनऊ जाकर वहां पर कुछ जांच पड़ताल करती हैं तो लखनऊ के कुछ इतिहासकार बताते हैं कि हमें इस बात पर कई बार शक हुआ था, और हमारे जो नवाबी खानदान है उसमें बेगम विलायती महल नाम से कोई भी वारिस ऐसा नहीं है जो यहाँ पर वाजिद अली, नवाब वाजिद अली का खानदान या वंशज रहा हो। तो यहाँ से ये चीज खारिज हो जाती है कि यहाँ पर ये महिला बिल्कुल भी नवाबी खानदान से नहीं आती है। इसके बाद दोस्तों, ये जो यहाँ पर हमारी जो पत्रकार
सरकार होती है एलन बेरी, अब ये इसके बाद इंग्लैंड पहुंचती हैं और इंग्लैंड के उसी शहर में जाती हैं, छोटे से में, जहां से खत आ रहे थे। जब ये वहां पर पहुंचती हैं और दरवाजा खटखटाती हैं तो वहां पर दरवाजा खुलता है और एक व्यक्ति निकलता है जो प्रिंस साइरस जैसा लग रहा था। देखकर इसके कदम पीछे हट जाते हैं तो वो कहता है कि नहीं मैडम, आप डरिए मत, मैं प्रिंस साइरस का भाई हूं, चचेरा भाई। वो बताता है कि अब यहाँ पर जो एलन बेरी होती है उस घर में प्रवेश करती है और कहती है कि मैं आपसे क्या कुछ बातें कर सकती हूँ। तो वो कहता है कि हाँ मैडम, आप मुझसे बातें कर सकती हैं। तो वो अब इस परिवार की जानकारी निकालते हैं। दोस्तों, जब वो इस परिवार की जानकारी निकालती हैं और जो शाहिद बट जानकारी रखता है, चचेरा भाई, तो वो कहता है कि मेरी जो ताई जी हैं, जो बेगम विलायती हैं, दरअसल वो बेगम है ही नहीं। मैं आपको उनकी कहानी बताता हूं। उनका लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो बेगम विलायती महल अपने आप को बताती हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी में उनके पिता यहाँ पर एक रजिस्ट्रार थे, यानी इनकी लखनऊ में बहुत ज्यादा संपत्ति होती है। लेकिन दोस्तों, तभी देश का बंटवारा होता है और इस परिवार को देश बंटवारे में भारत छोड़कर यहाँ पर पाकिस्तान जाना पड़ता है। पाकिस्तान ये पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद यहाँ वहां पर भी अब ये रहने लगती है, लेकिन इसको रह रहकर अपने घर की याद सताती है जो कि लखनऊ में होता है। इसके पिता की काफी ज्यादा संपत्ति होती है क्योंकि वो एक अच्छा खासा इंसान था। अब यहाँ पर जब इसको ये बातें सताने लगती हैं, जो बेगम होती है, तो ये अब वहां की सरकार से, जो पाकिस्तान की सरकार होती है, उससे कुछ जायज मांग करने लगती है। जब इसकी जायज मांगों को नहीं माना जाता है तो ये 1954 में पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उन्हें एक तमाचा जड़ देती है। जब उन्हें ये तमाचा जड़ती है तो इसको पागल खाने भेज दिया जाता है और वहां पर इसको सौंप दिए जाते हैं। इनके वहां पर पति होता है, पति की मृत्यु हो जाती है, 3 इनके बच्चे होते हैं। अब ये खूंखार महिला बन चुकी थी। अब इन सबको झेलते हुए इसका नाम विलायती बट होता है। विलायती बट अब पाकिस्तान छोड़ने का फैसला करती है। विलायती बट पाकिस्तान को छोड़कर अब श्रीनगर आ जाती है। श्रीनगर आने के बाद जो बट होती है वो अपने 3 बच्चों के साथ होती है। दरअसल इसके 3 बच्चे होते हैं। श्रीनगर की जो सरकार होती है इन्हें जवाहर नगर में एक घर देती है। रहने के लिए इनको एक घर दिया जाता है और यहाँ पर श्रीनगर में इनके खानदान के कुछ लोग रहते हैं जो कि जब बंटवारा नहीं हुआ था उस समय से ही इनके रिश्तेदार रहते हैं। वहां पर ये कुछ दिन रहती है। वहां के अड़ोसी पड़ोसियों से कहती है कि हम नवाबों के खानदान से हैं, वाजिद अली के हम वंशज हैं। वहां पर ये अपने बच्चों को किसी से बात भी नहीं करने देती है। वहां की सरकार पर दबाव बनाती है कि हमें हमारी रियासत वापस लौटाई जाए। श्रीनगर की जो सरकार होती है वो कहती है कि मैडम, अगर आपको अपनी जो प्रॉपर्टी चाहिए तो आपको लखनऊ ही जाना होगा। वहां से लखनऊ जाती है और वहां पर भी ये पांव मारती है, लेकिन वहां पर भी इसकी नहीं चलती है। अब ये अपना एक रुतबा बनाती है और दोस्तों, रुतबा बनाने के साथ अपने बेटों के साथ अब ये दिल्ली के नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर अपना धरना धरती है और उसके बाद ये अपनी रियासत ऐसे पाती है। इसके बेटे का नाम दरअसल मिक्की बट होता है और जो बेटी प्रिंसेस बनी हुई थी उसका नाम फरहान बट होता है। दरअसल ये किसी भी राजघराने से संबंध नहीं थे, केवल ये एक रईस घर की रईस बेटी थी। हालांकि इसका किसी भी राजघराने से, जो नवाबों के घराने थे, उनसे कोई ताल्लुकात होते ही नहीं है। अब यहाँ पर दोस्तों, जब ये श्रीनगर में रहती है, श्रीनगर के जवाहर नगर में रहती है और वहां पर इसका जो तीसरा बेटा है वो अपनी माँ के इस पागलपन का कहते हैं ना कि हिस्सेदार नहीं बनना चाहता है। वो वहीं पर उस फ्लैट में ही रह जाता है और वो भी अकेलेपन के कारण वहां के लोगों को मृत पाया जाता है उस फ्लैट में। एक महिला के 3 बच्चे इस दुनिया से चले जाते हैं भुखमरी और अकेलेपन के कारण। और दोस्तों, वो महिला इस दुनिया से जाती है, लेकिन वो बहुत दिनों तक, 40 साल तक लोगों के सामने महारानी बनी रहती है। अब यहाँ पर शाहिद बट हैं, ये पूरी जानकारी बताते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जब ये जानकारी सभी के सामने आती है, एलन बेरी जब इस कहानी को छापती है, तो कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल क्या खड़े होते हैं कि अगर वो किसी नवाब खानदान से नहीं थी तो सोने चांदी के बर्तन कहाँ से आए, पुराने सिक्के उसके पास कहाँ से आते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना भी होता है कि जो देश का बंटवारा हुआ था उनके चक्कर में उनकी रियासत, उनकी इजाजत सब कुछ चली जाती है।
कुछ लोगों का ये कहना होता है, क्योंकि वो इस अखबार पर यकीन नहीं करते हैं। यहाँ पर एलन बेरी का कहना होता है कि ये किसी राजघराने से ताल्लुकात ही नहीं, से एक महिला जो गुस्से में आकर ये सब कुछ करती है, जो प्रधानमंत्री तक को थप्पड़ मार सकती है, तो उसकी कितनी ज्यादा क्षमता होगी लोगों को कुछ करने की। अब यहाँ पर ये अखबार बताता है कि इसका एक झूठ का ये फैलाव था, कि झूठ को इसने सच में रच दिया था। लेकिन सोचने वाली बात थी, अगर झूठ को सच में रखा था तो दोस्तों आप सोचकर देखिए कि ये झूठ क्या 2-3 देशों के भी समझ में नहीं आया? वो कैसे इस झूठ को बढ़ाती गई? क्यों चचेरे बेटे ने ये सब कुछ कहा? सब कुछ समझ से परे है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आज भी यहाँ पर जो बेगम विलायती महल हैं, उनके दोनों बच्चे और वो आज भी उस महल में रह रहे हैं और बहुत अच्छे से जिंदगी गुजार रहे हैं। यानी भूत बनने के बाद वहां पर लोग जाते हैं, खंडर पड़ा हुआ है, कुछ भी चीजें नहीं हैं, कुछ पुराने दुराने वहां पर बर्तन पड़े रहते हैं, वो भी अब कबाड़ बीनने वालों ने उठा लिए हैं। दोस्तों इस महल की कहानी 2017 में समाप्त हो जाती है। 2019 में इस कहानी को एलन बेरी अपने अखबार में फ्रंट पेज पर छापती हैं, बहुत सुर्खियां बटोरती हैं, इनको एक ऊंची पोस्ट मिलती है इसी की वजह से। अब आप इसको कितना सच मानते हो? क्या सच में ही उस महिला ने दिमागी रूप से एक मनगढ़ंत कहानी सबके सामने रखी? लेकिन इन सब चीजों से फिर ये लगता है कि इतना धन उसके पास आया कहां से? चांदी के बर्तन उस समय में भी और इस समय में भी वही रेट रहता है, तो कुछ ना कुछ इस चीज में छुपी गई है या दिखाई नहीं गई है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। ये कहानी मैंने एक बार जियोग्राफिक चैनल पर भी देखी थी। इस चीज को देखकर मुझे बहुत अजीब लगा था, क्योंकि इन दोनों बहन भाइयों की जो तस्वीर थी ना, बिल्कुल ऐसे थे, इनमें हड्डी थी, मांस बिल्कुल नहीं था। भुखमरी के कारण ये उस महल में तड़प तड़प कर मरते हैं। रात के वक्त उस महल में अंधेरा रहता है। बच्चों को कमाना नहीं सिखाया था। आप कहीं के भी राजा हो या रानी हो, लेकिन बच्चों को वो शिक्षा दीजिए ताकि आपके बच्चे आपके बिना भूखे ना मरे। कोई भी इन पर ध्यान नहीं देता है, क्योंकि शहर से ये कटा हुआ एक महल होता है और दोस्तों इनका ये बहुत दुखद भरा अंत होता है। ये कहानी आपको कैसी लगी, जहां पर एक वाजिद अली की वंशज होते हुए भी वो हक अदा नहीं होता है? अंत तक ये सरकार को गाली देती है, इंदिरा गांधी सरकार को गालियां मिलती हैं और कई बातें ये अपने बच्चों के दिलों में जहर घोल कर जाती है। क्योंकि कई इंटरव्यू में जो प्रिंस साइरस होता है, जो कि प्रिंस था ही नहीं, वो सरकार के बारे में बहुत बुरी आलोचना करता है। कहता है कि हमारा हक नहीं दिया गया। पहले इन्होंने पाकिस्तान में अपना हक जमाने की कोशिश की, पाकिस्तान से अपना अधिकार लेने की कोशिश की, लेकिन वहां पर भी नहीं मिलता है। फिर ये भारत में कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद कामयाब होकर भी इनका इतना बुरा अंत होता है। तो अंत यही निकलता है कि भाई अपने बच्चों को खाना कमाना सिखाइए, इन चीजों से कुछ भी नहीं रखा है। ये कहानी सत्यता पर रखी गई है। आप मालचा महल को देखना चाहते हैं तो दिल्ली से मेरी कई बहनें हैं, वो शायद इनके बारे में मुझसे बेहतर जानती होंगी। तो जरूर मेरी बबीता बहन और मेरी जो बहन है बबीता नाम, तो आप जरूर दिल्ली से हैं और जरूर बताना मुझे इसके बारे में। अब दोस्तों आप लोगों के उन लोगों के नाम लेती हूँ, आप लोगों के सामने जो लोग मेरी वीडियो पर कमेंट करते हैं। यहाँ पर पहला कमेंट है विनाक्षी वर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन, कैसी हो आप? लालजी शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत अच्छे भाई जी हैं। सुषमा बहुत बहुत धन्यवाद बहन, कैसी हो आप? रेनू शर्मा बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। सीमा लखनऊ से हमारी बड़ी बहन है, बहुत प्यारी बहन है, बहुत बहुत धन्यवाद। चंदन कुमार बहुत बहुत धन्यवाद चंदन भाई, आप रेगुलर कमेंट करते हैं। सीमा बहन भी रेगुलर कमेंट करती हैं। सूरज कुमार बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, आपका पहली बार नाम लिया है शायद। मधु उपमन जो मेरी बहन मथुरा से हैं, अब आपकी तबीयत कैसी है? आप ठीक ठाक हो? आप गिर गए थे, अब तो ठीक हो आप। यहाँ पर कद्दारी बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू चौधरी बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन, कैसी हो? छोटी सीता राम गुप्ता बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। राम मास्किय बहुत दिन से कमेंट करते हैं। भूप सिंह भाई बहुत दिन से कमेंट करते हैं। रवि शर्मा भाई बहुत दिन से कमेंट करते हैं। ललिता यादव बहन बहुत दिन से कमेंट करती हैं, बहुत प्यारी बहन है और माँ की तरह मैं इनको मानती हूँ। यहाँ पर अनिल शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका, आप बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। परमजीत कौर शर्मा बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। ज्ञान तारा सरस्वती बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। रामायण कुशवाहा भाई बहुत अच्छे और बेटी कहकर बुलाते हैं। बबीता सिंह दिल्ली से हो आप, और आप मुझे जरूर इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया या अपने बताना कि ये कहानी किस हद तक गई थी। यहाँ पर ये कहानी सत्यता पर रखी गई है। रचना सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। तुलसी शर्मा बेटी कहकर बुलाते हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। यशवंती माँ हमेशा बेटा कहकर बुलाती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। काजल सिंह भी
बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। मंजुलता दुबे बहुत अच्छे कमेंट होते हैं। मीना मिश्रा बहुत बहुत धन्यवाद, आपके बहुत प्यारे कमेंट होते हैं। राम प्यारे भाई बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। सीता देवी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। सीता बहन हमारी 2 बहनें हैं, एक सीता दलाल है, एक सीता देवी है, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर महीपाल मस्ताना बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। भानु प्रताप सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र पाल कौर बहुत अच्छे और बहुत ही सुझाव देती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारी बहन कैसे हो आप। माइकल डिसूजा बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बिमला दलाल बहन कैसी हो आप। उर्मिला खड़का बहुत बहुत धन्यवाद। बिमला माँ की तरह हमें कमेंट करती हैं। उनकी बेटे की बहू फिलहाल थोड़ा सा ऑपरेशन हुआ है तो इसी वजह से रह रही है। एक बहन है हमारी, उन्होंने कहा है कि मैं बहुत दिन से बीमार रहती हूँ और मेरे शरीर में एलर्जी टाइप कुछ बना हुआ है, तो बहन मेरे लिए प्रार्थना करना। बिल्कुल बहन, आपके लिए मैं जरूर प्रार्थना करूंगी। आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही प्रभु से कामना करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं लेकिन सभी का नाम नहीं ले पाती हूँ। यहाँ पर हमारे कई भाई हैं। यहाँ पर तुलसी शर्मा भाई हमें बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बेटी कहकर बुलाते हैं। यहाँ पर हमारे एक और भाई हैं, वो भी बेटी कहकर बुलाते हैं। बहुत सारे कमेंट हैं, मैं क्या बताऊँ आपको। सुनीता बहन बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। यहाँ पर सविता बहन भी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। एक रेनू बहन थी, अब वो कहाँ पर हैं। यहाँ पर हमारी एक बहन है जो पीहू हैला है। पीहू हैला के पिता इस दुनिया में नहीं रहे हैं। बहुत बुरा लगा यह सुनकर और बहुत दुख हुआ। इसी वजह से उनका कल मुझे कमेंट आया, कहती हैं कि मैं आपकी वीडियो नहीं देख पाती हूँ इसी वजह से, तो बहुत दुख हुआ पीहू हैला बहन। और माफ़ करना, मैं आपका कमेंट पहले नहीं देख पाई किसी कारणवश, तो मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आपके पिता को अपने चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति दे पीहू हैला बहन, और आपको भी इस दुख से उभरने की शक्ति दे। दूसरी तरफ हमारी ऐश्वर्य बहन जो एक बहुत बड़े दुख से गुजरी हैं, जिनका बेटा जो शायद 21 साल की उम्र में इस दुनिया से चला जाता है। ऐश्वर्य बहन, अगर आप मुझे सुन रही हो तो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ और आपको जरूर कमेंट करना होगा, क्योंकि मैं आपके दुख का कहते हैं ना कि एक साथी बनना चाहती हूँ। आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ और कुछ पूछना चाहती हूँ, तो जरूर मुझे कांटेक्ट करें और जरूर अपना कमेंट छोड़ें। ऐश्वर्य बहन, आपकी कमी खलती है, प्लीज वापस आ जाओ। प्लीज मैं आपसे कह रही हूँ, वापस आ जाओ, आपको इस दुख से निकलना होगा। मेरे परिवार को जब तकलीफ होती है तो मुझे बहुत दुख होता है। सिकंदर भाई बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। यहाँ पर कई भाई हमारे ऐसे हैं। गुरुचरण सिंह भाई बहुत बहुत धन्यवाद। लखविंदर भाई बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। कई लोगों के मुझे मौजुबानी नाम याद हो चुके हैं, क्योंकि मंजू चौधरी हमारी बहन है, छोटी बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आपका बहुत अच्छे कमेंट होते हैं। यहाँ पर कई लोग हैं, रह चुके हैं, कल आप लोगों का नाम जरूर लूंगी, क्योंकि जो नए कमेंट आते हैं फिर उनके ही नाम लिए जाते हैं, और कुछ कमेंट रह जाते हैं जिनका मैं रिप्लाई दे देती हूँ तो वो मेरे कमेंट बॉक्स से चले जाते हैं। मतलब आपसे मैं कमेंट में जब बात करती हूँ तो आपके नाम चले जाते हैं वहां से, तो इसी वजह से कुछ लोगों के नाम रह जाते हैं। लेकिन सभी को बहुत सारा आभार, और आप लोगों का प्यार और आप लोगों का साथ मुझे बहुत ही कहती हूँ कि मैं अपने आप से ही कह दूं चलो कि मुझे बहुत ऊंचाई ऊपर लेकर जाएगा। जरूर आपका विश्वास मैं कभी टूटने नहीं दूंगी, और ये स्टोरी से कुछ सीख लीजिए, अपने जीवन में कुछ बदलाव कीजिए। अब कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय।